हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम सीरीज 2.0, जिसमें हम आपको आपके सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड करने वाले हैं और हर एक टॉपिक से 30-30 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम आपके बहुत पास हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे और उसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, खासतौर पर प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए, जिसमें हम आपको इन एमसीक्यू के माध्यम से आपकी रिविजन कराएंगे और साथ ही हम कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पर भी बात कर रहे हैं। इस तरीके से हर एक टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, रिविजन भी होता जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप हमारे साथ इस सीरीज पर बने रहिए। आपको हर एक सब्जेक्ट के 30-30 टॉपिक के 30-30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरीके से हर सब्जेक्ट के 900 क्वेश्चन, 900 एमसीक्यू का सेट आपको लास्ट में मिलने वाला है। तो हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ 30 कदम 2.0 इस सीरीज पर। मैं भावना वैष्णव आपको साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, नेटवर्क, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। इन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इन सभी के कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आज हमारा पहला दिन है 30 कदम का। आज हमारा पहला टॉपिक भी है जिसका नाम है लाइट, मिरर एंड आईज, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है, जिसमें हम लाइट के विषय में चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड मिरर्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स के विषय में और आईज के विषय में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है आईज से, या फिर आपके लाइट वाले चैप्टर से, मिरर वाले चैप्टर से कई बार क्वेश्चन जो है फिजिक्स के देखे गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आप साइंस की पढ़ाई साल भर नहीं करते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप साइंस की पूरी ये 30 वीडियो देखिए, ताकि आपने अगर साल भर नहीं भी पढ़ा है साइंस, तो इन 30 वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी हो जाए। क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आपने अगर साल भर, आप वही बच्चे हैं जिन्होंने साल भर अगर पढ़ाई नहीं की है साइंस के विषय में बात कर रही हूँ मैं, अगर आपने साल भर साइंस की पढ़ाई नहीं की है तो आप बिल्कुल ये वीडियो देखिए और इससे बेनिफिट लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं हमारा पहला ये टॉपिक, लाइट, मिरर एंड आईज। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि इसमें एजर्शन और रीजन वाला सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश पानी से हवा में जाती है। ठीक है, और रीजन ये कहता है कि वाटर हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर, यानी कि पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, हवा से ज्यादा होता है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, अगर आप किसी सोर्स से क्या देते हैं, लाइट देते हैं, ये अभिलंब है, नॉर्मल। ठीक है, आप किसी सोर्स से अगर लाइट देते हैं तो वो सीधी निकलने की बजाय अगर माध्यम परिवर्तित होता है तो क्या हो जाती है, थोड़ी झुक जाती है और अपना मीडियम, अपना रास्ता जो है वो क्या बदल देती है, कौन, ये लाइट बदल देती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब इसी तरीके से अगर आप टॉर्च को और थोड़ा सा बेंड कर दें, लाइट को इस तरीके से बेंड कर दें, ये अभिलंब है, तो लाइट और ज्यादा झुक जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक ऐसा कंडीशन आएगा, टॉर्च को और ज्यादा बेंड कर दो, अगर जो इंसिडेंट रे है उसको और ज्यादा आप झुका दो, बेंड कर दो, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि लाइट जो है वो, ये जो आपका पाथ दिया हुआ है, मीडियम दिया, उसके साथ साथ क्या करने लगेगी, ट्रेवल करने लगेगी। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये अभिलंब है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, इंसिडेंट एंगल आई बन रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, क्रिटिकल एंगल, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, अगले कंडीशन में ये नॉर्मल है। अब मान लो इंसिडेंट रे को आपने और ज्यादा बेंड कर दिया, तो ऐसी कंडीशन आएगी कि लाइट जो है वो इस पाथ के साथ साथ चल रही थी, ठीक है, ग्रेज कर रही थी, ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं इस कंडीशन को। तो क्या हो जाएगी, ये लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी दिशा में। ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुई, उसी माध्यम में वापस हो गई। पहले क्या कर रही थी, लाइट इंसिडेंट हो रही थी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जब जा रही थी, तो अपने जिस पाथ में जाना चाहिए था उससे थोड़ा झुक के आगे बढ़ रही थी। ठीक है, फिर अगेन लाइट इंसिडेंट हुई, जिस माध्यम में जाना चाहिए था वहां से और झुक गई। अगेन आपने क्या किया, इंसिडेंट रे को थोड़ा और बेंड कर दिया। जब इसको बेंड किया और ज्यादा, तो लाइट जो है वो क्या हो गई, इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बनाने लगी, जो आपकी क्रिटिकल एंगल थी वो, और इसी को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है,
मान लो आपने इंसिडेंट रे को और ज्यादा क्या कर दिया, बेंड कर दिया। जब इसको और ज्यादा बेंड करते हैं तो लाइट यहां से अगले कंडीशन में यहां, यानी कि उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ठीक है, और कैसे परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इंटरनल परावर्तन हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, कोई भी लाइट थोड़ी भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, टोटल परावर्तन हो रहा है भाई। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आर है और ये जो है आई है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये आपका कौन सा है, इंसिडेंट एंगल है। इसी को क्या कहते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर, है ना, यानी कि वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, और एयर क्या है, रेयर मीडियम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि लाइट कैसे ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करना चाहिए। तो पहला एजर्शन हमको सही दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग। फिर रीजन क्या कह रहा है, वाटर हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर। ठीक है, क्या पानी का अपवर्तनांक जो है वो ज्यादा होता है, इसीलिए पानी में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। पानी में जो है वो लाइट हवा के मुकाबले कम स्पीड से ट्रेवल करता है। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति को बताता है उस माध्यम में। ठीक है, तो अपवर्तनांक ज्यादा है मतलब स्पीड कम है। तो पानी में अपवर्तनांक ज्यादा है, हवा में कम होता है। तो कारण भी सही है और एजर्शन भी सही है, और रीजन जो है वो एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये सब समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत 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 आसान है, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली कितना है, लगभग कितना होता है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए लगभग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इतनी नहीं होती, 299 इस तरीके से आगे बहुत लंबा डेटा होता है 9 डिजिट का। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कर दिया है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत आसान सवाल था, ये याद रखना है आपको, लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आईसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द लेंस यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं मतलब दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही, और दूर दृष्टि दोष कह रहे हैं मतलब पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही। ऑपोजिट होता है ना नाम के अपने। तो निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर की चीजें इसमें दिखाई नहीं देती। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स, किसका यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, कॉनकेव का। क्यों कॉनकेव का यूज करते हैं, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया की कंडीशन में क्या होता है, देखिए इन जनरल आपको चीजें दिखाई कैसे देती है, कोई ऑब्जेक्ट है उससे लाइट टकराकर पैरेलल आपकी आंखों में जब आती है और रिफ्लेक्ट होती है तब आपको दिखाई देती है वो ऑब्जेक्ट, तब आपको दिखाई देता है। लेकिन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट से टकराकर वो लाइट पैरेलली आपके पास आ रहा होता है लाइट में, तो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाता है, रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। इन जनरल कहाँ बनती है इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पर। लेकिन रेटिना पर आने से पहले ही फोकस हो जाता है, तो फोकस पहले ही हो जाता है तो इमेज पहले ही बन जाती है। इसीलिए दूर से आने वाली जो दूर की रखी हुई वस्तु हमको कैसी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, फिर दिखाई नहीं देती। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। क्यों कॉनकेव लेंस कहते हैं, क्योंकि पैरेलल आने वाली इस लाइट को, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होती है इसके एजेस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं, मोटे, और सेंटर इसका जो होता है ये कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है। ठीक है, तो सेंटर पतला होता है, एजेस जो होते हैं वो थिक होते हैं। इसके कारण ये क्या होता है, लाइट को बहुत ज्यादा फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, और वो जो डाइवर्ज लाइट है वो आगे क्या करती है, फोकस को रेटिना पर करती है। ठीक है, तो इसीलिए फिर रेटिना पर इमेज बनता है और हमको वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। इसीलिए किसका यूज किया जाता है,
कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्केव लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है? उभरा हुआ या फिर धसा हुआ। अवतल दर्पण का जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है वो ऐसा धसा हुआ होता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण का रिफ्लेक्टिंग साइड ऐसा उभरा हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन क्या कहता है? द स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट। फिर रीजन कहता है रेड लाइट स्कैटर्स द लीस्ट, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि सब जब सनसेट हो रहा होता है तो आसमान कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है या नारंगी रंग का दिखाई देता है, ठीक है। फिर रीजन क्या कह रहा है कि लाल रंग स्कैटर्स द लीस्ट, यानी कि प्रकीर्णन लाल रंग की रोशनी का सबसे कम होता है। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि सूरज से जो आने वाली विजिबल लाइट्स होती है वही हमको दिखाई देती है। बहुत टाइप की रेज निकलती हैं, बट कोई शॉर्टवेव रेज होती हैं, उनको ओजोन जो है वो क्या कर लेता है? रोक लेता है, जैसे कि यूवीसी वगैरह। लेकिन यूवीसी, यूवीबी, है ना। लेकिन जो विजिबल लाइट होती है, व्हाइट लाइट जिसे आप कहते हैं, सफेद जो रोशनी होती है वो हमको दिखाई देती है। अब वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर पर पड़ती है वहां पर बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। अब इन गैसों के अणुओं से वो टकराती हैं और टकराकर क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। अब वो जो विजिबल लाइट है वो कितने भागों में बटा है? विबग्योर, है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो इन भागों में बढ़ जाती है, इन अलग अलग कलर्स के में डिवाइड हो जाती है वो विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट, ठीक है। और हर एक कलर का वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अलग होता है। हर एक लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, आवृत्ति, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही वो गैसेस से टकराती है ये लाइट, ये बिखर जाती है ना। तो जिनका वेवलेंथ कम होता है, देखो वेवलेंथ जो है वो रेड से वॉयलेट की ओर कम होता जाता है, ठीक है। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो जिन लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है वो ज्यादा दूर तक फैल जाती है, इधर उधर बिखर जाती है, ठीक है। लेकिन जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? कम ज्यादा होती है, वो ज्यादा बिखरती नहीं है, उनमें स्कैटरिंग कम होता है, यानी कि प्रकीर्णन जो प्रक्रिया है वो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट में, जैसे कि रेड में, कम होता है, ठीक है। और इसी के कारण हमको आसमान जो है वो कैसा दिखाई देता है, और ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसीलिए हमको आसमान कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है जब सनसेट हो रहा होता है तब, ठीक है। तो ये तो सही है दर्शन, और रीजन भी सही है कि लाल रंग में स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है। ज्यादा वेवलेंथ कम स्कैटरिंग, ज्यादा स्कैटरिंग कम वेवलेंथ, याद रखिएगा, ठीक है। और वेवलेंथ कैसे होता है? रेड से वॉयलेट की ओर आने के पर घटते जाता है। रीजन असर्शन दोनों सही है, और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। विच कलर ऑफ लाइट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी हमने वेवलेंथ पर बात की थी बच्चों। वेवलेंथ को हम क्या कह रहे थे? तरंग दैर्घ्य कह रहे थे, है ना। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की, और सबसे कम होती है वॉयलेट की, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऑपोजिट होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति हम कहेंगे इसे, कि वेव्स कितनी बार आवृत्ति कर रहे हैं एक सेकंड के अंदर, है ना। तो आवृत्ति जो है वो वॉयलेट की सबसे ज्यादा होती है और रेड की सबसे कम होती है ना। तो विबग्योर में अगर हम देखें तो वॉयलेट से रेड की ओर जाने पर आवृत्ति हमको कम होती हुई दिखाई देती है, ऑपोजिट होते हैं ये। तो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? वॉयलेट कलर की होगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और लीस्ट अगर पूछा जाता सबसे कम, तो रेड होता, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिनन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशी तंतु में किस प्रकार की फिनोमिनन का यूज किया जाता है? रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर तो हमने बात कर ली थी बच्चों पहले ही क्वेश्चन में, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ और अलग अलग यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दी हुई है, जैसे रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, स्कैटरिंग दिया हुआ है, डिफ्रैक्शन। हम इन पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना।
रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन होता है। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा, आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक ग्लास लिया होगा कांच का, उसके अंदर पानी डाला होगा और जब आप अपने पेन या पेंसिल को उस पर डालते हैं तो वो अंदर हल्की सी मुड़ी हुई हमको दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है? ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर वो हमको दिखाई देती है ना? ऐसा ही होता है। तो जैसे ही क्या होता है, लाइट जो है वो अपना मीडियम बदलती है, माध्यम बदलती है। लाइट जो है वो किसी माध्यम में ट्रेवल कर रही है, मान लो ये कांच का ग्लास है या फिर ये एयर है, मान लो यहां से ये ट्रेवल कर रही है और ये जब किसी दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो ये क्या हो जाती है, सीधी निकलने के बजाय ये थोड़ी सी झुक जाती है। इसको ऐसा निकलना तो चाहिए था बट ये थोड़ी सी झुक गई। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? माध्यम के बदलने के कारण, क्योंकि लाइट का हर एक माध्यम में स्पीड जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। वैक्यूम में स्पीड अलग होगा, एयर में अलग होगा, कांच में अलग होगा, आपके पानी में अलग होगा, है ना? हर एक जगह जो है स्पीड अलग होता है। ठीक है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग के विषय में अभी चर्चा की हमने कि लाइट का अपने कंपोनेंट्स में क्या होना, फैलाव होना, बिखराव होना। ठीक है, लाइट का ज्यादा से ज्यादा बिखराव होना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग कहलाता है। फिर डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन हम समझते हैं, मान लीजिए लाइट जो है वो आ रही है, इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, मान लो इस तरीके से वेव फ्रंट के फॉर्म में ये लाइट है और ये इस तरीके से ट्रेवल कर रही है किसी सोर्स से निकलकर। अब यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी जब ये लाइट, तो यहाँ पर इसका शेडो बनना चाहिए, छाया बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर इसके एजेस यानी कि इसके किनारे बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, इसके एजेस या किनारे बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, तो यहाँ पर शेडो नहीं बनता। यहाँ पर बनते हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, इस तरीके से लाइन बैंड्स आपको दिखाई देते हैं, फिर डार्क और फिर लाइट, इस तरीके से अल्टरनेट वे में आपको क्या दिखाई देंगे, फ्रिंजेस दिखाई देंगे, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ह्यूगेंस ने इसको और ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया। ठीक है, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमने समझा कि जब लाइट जो है वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, डेंसर से रेयरर में, और क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल जब ज्यादा होता है, यानी कि आप इंसिडेंट एंगल को बहुत ज्यादा बेंड कर देते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो लाइट उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो ऑप्टिक आपकी फाइबर होती है ना, ऑप्टिक फाइबर मतलब समझ रहे हैं, केबल जैसा होता है, ठीक है, जहां पर लाइट जो है, जो डेटा है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ऑप्टिक फाइबर के अंदर बार बार ये लाइट जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा इस तरीके से जिगजैग पाथ में क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया है सवाल में। कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में दिया हुआ है पहला क्रिटिकल एंगल, मैंने बताया था क्रांतिक कोण, है ना, क्रांतिक कोण। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला ही हमको कुछ एंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो हो सकता है यही होगा, मिनिमम इंसिडेंट एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो मिनिमम इंसिडेंट एंगल है उसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं, है ना, तो ये सही हो जाएगा। डिस्पर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, विक्षेपण, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स, बिल्कुल सही। हमने वो वाला प्रैक्टिकल किया था प्रिज्म वाला, प्रिज्म में जो सनलाइट पड़ती है तो ये अपने अलग अलग विबग्योर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 7 कलर्स में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं, मतलब कि अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाना। तो हमारा दूसरा भी सही मैच कर रहा है। तीसरा देखते हैं, कॉनकेव मिरर, मिरर वाला तो यही दिख रहा है, कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमेशा याद रखना, जो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, ये हमेशा वास्तविक और उल्टा इमेज हमको बनाकर देता है। सिर्फ एक कंडीशन में ये हमको सीधा और इरेक्ट इमेज, सीधा और आभासी इमेज बनाता है, सिर्फ एक कंडीशन में। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है।
उसी कंडीशन में ही ये क्या बनाता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाता है। बाकी हर एक कंडीशन में ये क्या इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना, सीधा और आपका वास्तविक और उल्टा, सॉरी वास्तविक और उल्टा बनाता है कौन, ये कॉनकेव मिरर। तो तीसरा इसमें मैच हो जा रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल फाइबर के लिए लिखा हुआ है यूजेस रिपीटेड TIR, यानी कि कहने का मतलब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या कर रहे हैं, बार बार यूज किया जाता है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में। अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में जिगजैग पाथ बनाता है ये लाइट और बार बार रिफ्लेक्ट होते जाता है और ट्रेवल करता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो ये भी सही मैच कर रहा है। और प्लेन मिरर के लिए लिखा हुआ है ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज। क्या होता है, आपके घरों में जो प्लेन मिरर्स लगे हुए होते हैं वो कैसा इमेज बनाते हैं, आभासी, है ना, आभासी वर्चुअल इमेज बनाते हैं। और सीधा सीधा भी बनाते हैं, आप सीधे ही दिखाई देते हैं, तो सीधा इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बिल्कुल 1 2 3 इसी सीक्वेंस में मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रीजन दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड रिड्यूस्ड इमेज। देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण कैसा इमेज देता है, डिमिनिश, छोटा इमेज देता है, बहुत छोटा, है ना। और साथ ही साथ में कैसा, वर्चुअल, आभासी, और साथ ही साथ में सीधा, इरेक्ट। इसीलिए इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर के रूप में, यानी कि गाड़ियों में जो पिछला आपका दर्पण लगा होता है, ताकि आपको पीछे ट्रैफिक बहुत अच्छे से दिखाई दे। छोटा करके दिखाएगा तो ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का व्हीकल में यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर के रूप में, ठीक है। ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वर्चुअल, इरेक्ट और रिड्यूस्ड यानी कि डिमिनिश बहुत छोटा इमेज ये हमको देता है। हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स में इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मिलेगा। कैसा, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा किसमें, कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में कैसा, वास्तविक और उल्टा। सिर्फ एक कंडीशन में कॉनकेव में हमको क्या मिलता है, आभासी और सीधा मिलता है। कौन सा कंडीशन मैंने बताया था, फोकस और पोल के बीच में अगर आपका वस्तु रखा हुआ है तब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट फॉलोज अ जिगजैग पाथ। अभी यही पढ़ा हमने, ठीक है, कि ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है और लाइट कैसे एक जिगजैग पाथ में इस तरीके से बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर करके आगे बढ़ती है। ये सही है भाई। नेक्स्ट है, दिस हैपन बिकॉज ऑफ रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट। अभी हमने इसके विषय में पढ़ा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सी थ्योरी जो है वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर तो वेव थ्योरी दिया हुआ है, ह्यूगन की वेव थ्योरी, मतलब कि वो नहीं आएगा क्योंकि वहां पर तो नाम में ही वेव लिखा हुआ है। और वैसे भी ह्यूगन जो है उसने डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया था, डिफ्रैक्शन बताया था। और डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन जो प्रक्रिया है वो किसमें होता है, वेव में होता है, अगर लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करे, ठीक है। वेव का गुण होता है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो ये तो नहीं आएगा। फ्रेनेल्स ने भी ह्यूगन के सिद्धांत को सपोर्ट किया, ये भी नहीं आएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण को बताया। लाइट में व्यतिकरण की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बताया, मतलब यंग्स भी नहीं आएगा। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आएगी। प्लैंक ने ये बताया कि लाइट जो है वो क्वांटा के फॉर्म में यानी एनर्जी के पैकेट्स, फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जो कि क्या है, पार्टिकल नेचर को बताता है, किसके, लाइट के। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन और रीजन वाला है। इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट शोस इंटरफेरेंस। रीजन कहता है दिस बिहेवियर सपोर्ट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि जो द्विस्लिट प्रयोग है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें प्रकाश के व्यतिकरण को बताया गया है। कब दिया गया, 1801 में। किसने दिया, थॉमस यंग ने दिया, ये याद रखिएगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये बताया कि लाइट दो जो लाइट है वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ रही है, वेव के रूप में आगे बढ़ रही है। अगर वो लाइट किसी स्लिट से होकर गुजरती है, छिद्र से होकर गुजरती है मान लीजिए, तो वो लाइट क्या होती है, फ्रिंजेस देती है, डार्क और लाइट फ्रिंजेस हमको देती है।
इस तरीके से, पहले आएगा डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। अल्टरनेट फॉर्म में हमको इस तरीके से फ्रिंजेस दिखाई देती हैं लाइट अगर वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है तो। डार्क फ्रिंजेस कब बढ़ते हैं? मान लीजिए ये एक वेव है और ये दूसरा वेव है, तो पहले वेव का जो आपका क्रेस्ट है दूसरे वेव के ट्रॉफ के साथ में, गर्त और आपका शिखर, और दूसरे वेव का ट्रॉफ जो है वो पहले वेव के पहले वेव का ट्रॉफ दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ में, यानी कि गर्त शिखर के साथ में अगर मिले तो हमको कैसी फ्रिंज मिलेंगी? डार्क फ्रिंज, डार्क बैंड दिखाई देगा। ठीक है, और अगर दो लाइट वेव हैं वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं कि पहले वेव का शिखर यानी कि आपका क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से, पहले वेव का गर्त दूसरे वेव के गर्त से मिले, तब ये हमको कैसी फ्रिंज दिखाई देगी? ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी, ब्राइट कलर का बैंड दिखाई देगा। ये कौन कहता है? ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहता है। और यही किसको बता रहे हैं? लाइट के इंटरफेरेंस को। लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती है तो वो उनके साथ में क्या होता है? वो हाई एम्पलीट्यूड या लो एम्पलीट्यूड का एक वेव देती है, ये बताता है इंटरफेरेंस। तो व्यतिकरण को समझा रहा है कौन? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रीजन क्या है? दिस बिहेवियर सपोर्ट्स द वेव नेचर। देखिए, जब लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तभी इंटरफेरेंस हो रहा है और तभी हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं। इसके कहने का मतलब कि ये लाइट के वेव नेचर को बता रहा है ना? तो दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। यहाँ पर एजर्शन दिया हुआ है कि डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार कणों की स्थिति हमेशा स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। कारण ये कह रहा है कि यह सिद्धांत एक पायलट वेव का प्रस्ताव करता है जो कणों का मार्गदर्शन करता है। तो डी ब्रॉगली जो बोहम थ्योरी है, इन्होंने ये बोला कि जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्थिति जो पोजीशन होती है वो वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है, डिफाइंड पोजीशन होता है उनका। ठीक है, उसके बाद रीजन इन्होंने ये दिया कि ये जो पायलट वेव क्या होता है? इन्होंने ये बताया कि पार्टिकल्स को वेव जो है वो आगे बढ़ाती है ना, पायलट वेव की तरह काम करती है, यानी कि वेव्स ही पार्टिकल्स को क्या करती है? मूव कराती है एक जगह से दूसरी जगह। ये किसने बताया है? डी ब्रॉगली बोहम थ्योरी में ये बताया गया है। और इन्होंने इन वेव्स को क्या कहा है? पायलट वेव कहा है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि ये वेव पार्टिकल्स को लेकर आगे बढ़ती है। तो रीजन भी सही है, एजर्शन भी इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि किससे रिलेटेड है? आपकी लाइट के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है। तो आपको ह्यूगेन्स थ्योरी हमने पढ़ा, हमने यंग का स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, हमने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़ी, हमने डी ब्रॉगली बोहम सिद्धांत पढ़ा। तो ये थ्योरी के नाम याद रखने हैं। किसने ड्यूअल नेचर, किसने वेव नेचर की ओर सपोर्ट किया, किसने पार्टिकल नेचर की ओर सपोर्ट किया, ये याद रखना है बस। ठीक है, इसमें इतनी याद रखना। तो इन्होंने क्या कहा कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और इन पार्टिकल्स को कौन मूव कराता है? वेव मूव कराता है। किसने कहा? डी ब्रॉगली ने। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का नियम क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण परावर्तित किरण की लंबवत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? I इज इक्वल्स टू आर। और परावर्तन हो रहा है तो अपवर्तन कोण कहां से आ गया? ये तो ऐसे ही गलत हो गया, कंफ्यूजन यहीं पे खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण I इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम कहता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये दो नियम है किसके? परावर्तन के, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या R कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है फोकस क्या होगा? फोकस इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के बराबर होता है।
ये आप प्रूव करेंगे मिरर वाले चैप्टर में, ठीक है। प्रूव किया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के बराबर होता है क्या, उसका फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एफ निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 से हमको 2 को डिवाइड करना होगा, आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देख लीजिए 20 सेंटीमीटर ए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के न्यूमेरिक्स आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। मैक्सवेल्स इक्वेशन predicted that the light is an electromagnetic wave। मैक्सवेल के समीकरण ने यह भविष्यवाणी की थी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। मैक्सवेल ने एक समीकरण दिया था E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। E जहां पर एनर्जी है रेडिएशन या लाइट की, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो लाइट जो है वो वेव है ना, वेव है, वेव की तरह आ रही, तभी उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, है ना। तो वेव है, तो कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये किसने कहा था, मैक्सवेल ने, ठीक है। तो ये सत्य है और स्पीड मैचेस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मैक्सवेल की इक्वेशन के लिए, ठीक है। अगला सवाल है, स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है। स्टेटमेंट दिया हुआ है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश विद्युत प्रभाव लाइट के पार्टिकल नेचर या कणीय प्रभाव, कणीय स्वरूप को क्या करता है, समर्थन करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक मेटल का सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, इस मेटल के सरफेस पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसलिए ये मूव नहीं कर सकते। जैसे ही इस मेटल सरफेस पर ये लाइट इंसिडेंट होती है जिनकी अपनी कोई एनर्जी होती है, अपनी कोई फ्रीक्वेंसी, अपना वेवलेंथ होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस से क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। ये प्रभाव क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है ये पार्टिकल नेचर को कैसे शो करती है, क्योंकि इसमें जो लाइट आती है इनकी अपनी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और ये लाइट जो है ये पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। इनकी अपनी कोई ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा जो है वो किसको दे देते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग करके ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं सरफेस से, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर को बताता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, तो ट्रू, बिकॉज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन फोटोन, क्योंकि ऊर्जा फोटोन के फॉर्म में मिल रही है हमको, जो कि पार्टिकल है, किसके, लाइट के पार्टिकल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, हमको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रिफ्लेक्ट्स मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ इन अ प्रिज्म। यहां पर कह रहे हैं कि एक जो प्रिज्म होती है इसमें छोटी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण लंबी तरंग दैर्ध्य वाली किरण की तुलना में अधिक अपवर्तित होती है। क्यों, क्योंकि जितना कम तरंग दैर्ध्य होता है उतनी ज्यादा मुड़ जाती है। जितना कम तरंग दैर्ध्य होगा, जैसे कि वॉयलेट कलर का कम तरंग दैर्ध्य होता है, वो उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और उसका अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, अपवर्तनांक उतना ज्यादा होता है, इसीलिए वो क्या हो जाती है, ज्यादा अपवर्तित हो जाती है। तो छोटी तरंग दैर्ध्य ज्यादा अपवर्तित होती है और लंबी तरंग दैर्ध्य वाली कम अपवर्तित होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन यानी कि विक्षेपण। विक्षेपण का ये मतलब है कि एक कोई व्हाइट लाइट आ रही है, वो अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विबग्योर में विभाजित हो जाती है, और अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। अलग अलग वेवलेंथ यानी कि अलग अलग अपवर्तनांक, जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी ज्यादा वो मुड़ जाती है या बैंड हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु प्रपोज द कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी जो सिद्धांत है, प्रकाश का कण का सिद्धांत, वो किसने प्रस्तावित किया है। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी नाम से याद रखिएगा, कण का सिद्धांत तो रखेंगे, बस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी किसने दी है, न्यूटन ने। 1675 में न्यूटन ने ये बताया कि जो प्रकाश है ये कण के रूप में क्या होती है, आती है, ठीक है, ट्रेवल करती है,
और इस कण को क्या कहा उन्होंने, इस सिद्धांत को क्या कहा उन्होंने, कॉर्पस्कुलर थ्योरी का नाम दिया। ठीक है, कॉर्पसल्स कहा उन कण को और इस थ्योरी को कॉर्पस्कुलर कहा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने दिया है, न्यूटन ने, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यंग का तो याद है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रेनेल्स और ह्यूगेंस दोनों ने ही वेव थ्योरी को डिफाइन किया, डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट कहता है आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1905। 1905 में क्या आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताया? बिल्कुल सही। अभी मैं आपको जो फिनोमेनन बता रही थी कि लाइट जब किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है, उस लाइट की अपनी एक एनर्जी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, वहां से एमिट कर देती है, क्योंकि वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में इंसिडेंट होती है। ठीक है, फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट होती है। तो पार्टिकल नेचर को बताया जा रहा है यहाँ पर लाइट की, और ये बताया किसने है, आइंस्टाइन ने। कब? 1905 में। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रू, इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। फोटोन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसने, आइंस्टाइन ने। याद रखिएगा, देखिए जिसने जिसने ड्यूअल नेचर को डिफाइन किया है इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी ये याद रखिएगा। वैसे तो हमने क्लास में पूरा ही कवर कर लिया है, आप एक बार रिवाइज और कीजिएगा। ठीक है, विच साइंटिस्ट प्रूव्ड लाइट इंटरफेरेंस बाय ऑब्जर्विंग फ्रिंजेस इन थिन फिल्म। सॉरी, अभी मैंने आपको बताया था ना, लाइट जो है वो वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। एक दो स्लिट इन्होंने लगाया था, और यहां से जब लाइट आगे बढ़ी सुपर इम्पोज होने के बाद, तब लाइट जो है उसने क्या किया, अलग अलग टाइप के फ्रिंजेस दिए। कभी डार्क फ्रिंज मतलब डार्क बैंड, और कभी लाइट फ्रिंज लाइट बैंड। इस तरीके से लाइट और डार्क फ्रिंजेस देते गए ये लाइट। ठीक है, क्यों, मैंने बताया था अगर दो वेव हैं, लाइट के दो वेव हैं, एक वेव का गर्त दूसरे वेव के शिखर से मिल रहा है तब डार्क मिलेगा, और एक वेव का शिखर दूसरे वेव के शिखर से और गर्त से मिलेगा तब ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो ये फ्रिंज मिलने वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इंटरफेरेंस को किसने बताया है, यंग ने बताया है अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। थॉमस यंग ने, कब, 1801 में। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरफेरेंस को बताया मतलब लाइट के वेव नेचर को डिफाइन किया है, क्योंकि इंटरफेरेंस या व्यतिकरण वेव में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आईज का क्वेश्चन है, अगेन मायोपिया वाला। मायोपिया ऑकर्स ड्यू टू, मायोपिया क्यों होता है, निकट दृष्टि दोष, किस कारण से होता है। नेत्र गोलक बहुत छोटे हो जाते हैं या लेंस कमजोर हो जाते हैं, इस स्थिति में ये नेत्र गोलक बहुत लंबे हो जाते हैं, लेंस ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, इसलिए कॉर्निया का वक्रता कम हो जाता है, इसलिए ये रेटिना ठीक से कार्य नहीं करता। नहीं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आईबॉल बहुत बड़े हो जाते हैं। आईबॉल बड़े हो जाने से क्या होगा, और लेंस शक्तिशाली। आईबॉल जब बड़े हो जाएंगे तो रेटिना पर इमेज बनने, रेटिना से दूरी बढ़ा देंगे ये लोग फोकस का, तो फोकस जो है वो रेटिना से दूर हो जाएगा, इसीलिए रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी, पहले ही बन जाएगी और वो वस्तु हमको धुंधली दिखाई देगी, है ना, दूर पे रखी हुई वस्तु। तो मायोपिया किस कंडीशन में होता है, जब नेत्र गोलक जो है वो बड़ा हो जाता है, जिससे रेटिना का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रेटिना का डिस्टेंस बनने से फोकस पहले ही हो जाता है और वस्तु हमको धुंधली दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ये रीड करना है और बताना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 कहता है कॉर्निया इज प्राइमरी रिफ्रैक्टिव एलिमेंट ऑफ आई। बिल्कुल सही, कॉर्निया जो है हमारी आंखों का प्राथमिक रूप से अपवर्तक सतह है, जो कि क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, रिफ्रैक्ट करता है ये कॉर्निया, बिल्कुल सही है। दूसरा, द लेंस कैन चेंज शेप टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर और पास में रखी वस्तुओं के लिए लेंस जो है वो क्या करते रहता है, अपने आकार को बदलते रहता है, दूर में रखी हुई वस्तुओं को देखने के लिए और पास में रखी हुई वस्तुओं को देखने के लिए। पास में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए छोटा, दूर में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए छोटा कर लेता है, पास में रखे हुए बड़ा। तो इस तरीके से ये अपना आकार जो है ये क्या करते रहता है, बदलते रहता है फोकस करने के लिए। बिल्कुल सही है। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या कर देता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। बहुत ज्यादा रोशनी आती रहती है तो प्यूपिल कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है। बहुत कम रोशनी रहती है तो बड़ी हो जाती है। इस तरीके से वो क्या करते रहते हैं, मात्रा को नियंत्रित करते रहता है कि कितनी मात्रा रोशनी आएगी, कितनी मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमको क्या लग रहे हैं, बिल्कुल सही लग रहे हैं।
हर आंखों में अलग अलग टाइप के आपके सेक्शंस दिए हुए हैं, कॉर्निया है, रेटिना है जिस पर इमेज बनता है, पुपिल जो है वो प्रकाश की क्वांटिटी अमाउंट को नियंत्रित करती है, लेंस जो है वो आकार बदलते रहता है, आइरिस है, ठीक है। तो इस तरीके से आंखों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना, हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल, रीजन लेंस लॉसेस इलास्टिसिटी विथ एज एंड रिड्यूसिंग एकोमोडेशन, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, मैंने बताया था अपोजिट होता है अपने नाम के, दूरदृष्टि दोष है मतलब पास की वस्तु इसको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष किसमें होता है, ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनमें होता है, बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। ज्यादातर 40-45 एज के बाद ही हमको हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है, लेकिन इन जनरल ये सामान्य कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हमेशा हाइपरमेट्रोपिया जो है वो ओल्ड एज में ही होता है, ऐसा हमेशा नहीं, ठीक है। कभी कभी वयस्कों में भी हाइपरमेट्रोपिया देखा जाता है, ठीक है, या फिर बच्चों में भी, लेकिन इन जनरल सामान्यतः ये बुजुर्गों में पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, लेंस लॉसेस इलास्टिसिटी विथ एज, उम्र के साथ लेंस की जो लचीलापन है वो क्या हो जाता है, आकार कम करने ज्यादा करने का जो लचीलापन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी वजह से ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही इसके सही है। और सेकंड पॉइंट जो है वो रीजन जो है वो असर्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी असर्शन रीजन वाला है, ये कलर ब्लाइंडनेस पर है। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स, पुरुषों में रंग अंधता ज्यादातर देखी जाती है, और रीजन है जीन्स फॉर रेड एंड ग्रीन कॉन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसको थोड़ा समझते हैं, रॉड्स और कॉन्स पता है आपको, नहीं पता बच्चों तो पता हो जाएगा, ये रेटिना पर स्थित होते हैं, और ये होते क्या है, ये आपके फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, एक टाइप की कोशिका होती है रॉड्स और कॉन्स, जो कि क्या करते हैं, प्रकाश की रोशनी को रिसीव करते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, ठीक है। रॉड्स जो होते हैं ये रात की रोशनी, डिम लाइट जो है इसको देखने के लिए होते हैं, अंधेरे में देखने के लिए, और कॉन्स जो होते हैं ये कलर्स के लिए होते हैं, कौन सा कलर है ये डिफाइन करने के लिए कॉन्स होते हैं। ये रॉड्स और कॉन्स जहां पर इमेज बनती है रेटिना यहाँ पर होते हैं, और यहाँ से ये जो ऑप्टिक नर्व होता है उसके माध्यम से सिग्नल ब्रेन पर भेजा जाता है, ब्रेन फिर क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन करता है किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये रॉड्स और कॉन्स सेल्स होते हैं, है ना, ये जीन्स के माध्यम से अलग अलग जनरेशन के जो लोग हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, उनमें अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पुरुषों में ये ज्यादा होते हैं, ये सही है असर्शन, पुरुषों में रंग अंधता या कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि रेड और ग्रीन, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर को प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कलर ब्लाइंडनेस में, ठीक है। तो रेड और ग्रीन कलर के जो कॉन्स होते हैं, अब कॉन्स क्या काम है, कलर डिटेक्ट करना, तो रेड और ग्रीन कलर के जो कॉन्स होते हैं ये एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, और मेल में क्या होता है XY, फीमेल में XX क्रोमोसोम, तो XY होता है। अब मान लो X क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी आ गई, मान लो प्रॉपर कॉन्स जो है वो नहीं आ पाए उसमें, है ना, कलर को डिटेक्ट करने के लिए X में, तो अब उसके पास दूसरा X नहीं है जिसमें उस गड़बड़ी को सुधार सके, Y है, मतलब कि मेल में ज्यादा चांसेस होते हैं किसको, कलर ब्लाइंडनेस के, क्योंकि उनमें XY क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में XX क्रोमोसोम होने के कारण कलर ब्लाइंडनेस कम होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, बट ज्यादातर देखा जाता है मेल में XX क्रोमोसोम, क्योंकि X क्रोमोसोम में ही क्या होता है, कौन होते हैं, रेड और ग्रीन कलर के जीन्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। अभी हमने पढ़ा कि लाइट के अमाउंट को जो हमारी आंखों में एंटर कर रहा है उसको कौन कंट्रोल करता है, पुपिल कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा में लाइट आएगी और कितनी मात्रा में नहीं आएगी। इमेज कहाँ बनता है, कॉर्निया, रेटिना में इमेज बनता है। कॉर्निया क्या करता है, लाइट को कुछ मात्रा में रिफ्रैक्ट कर देता है, मोड़ देता है। लेंसेज क्या होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट दूर में रखे या पास, उसके अकॉर्डिंग ये अपना फोकस जो है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कह रहा है रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू डीम
लाइट देन कोन्स। रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अगर हम कोन्स की जगह में देखें तो। मैंने आपको बताया था रॉड्स का काम क्या होता है, डिम लाइट में भी इमेज फॉर्मेशन करना, कहां पर, रेटिना पर, ठीक है। तो रॉड्स कोशिकाएं ज्यादा सेंसिटिव होती है डिम लाइट में, सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, कलर देखने के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने बताया था। और ये रेड और ग्रीन कलर के कौन के लिए जीन कहाँ होता है, एक्स क्रोमोसोम में, हमने पढ़ा अभी। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बट सेकंड जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, है ना बच्चों, क्योंकि सेकंड जो है वो सेपरेटली ट्रूथ है, सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वन को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत गलती होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रेसबायोपिया ऑकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ लेंस इलास्टिसिटी विद एज। प्रेसबायोपिया उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस, प्रेसबायोपिया जो कंडीशन होती है ये हाइपरमेट्रोपिया टाइप की कंडीशन होती है। इसमें भी हमको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और उम्र के साथ होती है, ठीक है। प्रेसबायोपिया जो होता है इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस जो है इसकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है, लोच जिसे कहा जाता है, लचीलापन वो कम हो जाता है। तो लेंस जो है वो दूर की रखी हुई वस्तुएं, पास की रखी हुई वस्तुएं, उनको क्या नहीं कर पाता है, उनके अकॉर्डिंग फोकस जो है वो सेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कौन सी कंडीशन होती है, प्रेसबायोपिया कंडीशन होती है। स्टेटमेंट 1 सही है। प्रेसबायोपिया कॉजेज डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर पे रखी हुई वस्तुओं को देखने में इसमें डिफिकल्टी होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है दोनों, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच लेयर ऑफ आई कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल, रॉड्स एंड कॉन्स। अभी हमने पढ़ा रॉड्स और कॉन्स, कौन सा आपका लेयर रखता है आई का, कॉर्निया रखता है, रेटिना रखता है, कोरोइड रखता है, ये स्क्लेरा, रेटिना पर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। रतौंधी नाम की जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। और स्टेटमेंट 2 कहता है नाइट ब्लाइंडनेस अफेक्ट द एबिलिटी टू सी इन अ डिम लाइट, है ना, कम जो रोशनी होती है उसमें देख पाने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, किसकी वजह से, रतौंधी की वजह से। और रात में होती, नाम से समझ में आ रहा, रतौंधी रात को होने वाली बीमारी, ठीक है, किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। सही है स्टेटमेंट दोनों ही। और सेकंड जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है वन को। देखिए रतौंधी जो बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए प्राप्त करने के लिए आप क्या खाओ, विटामिन ए रिच फूड खाना चाहिए, जैसे गाजर वगैरह खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो, पपीता खाना चाहिए, ठीक है, जिससे विटामिन ए की कमी पूरी होगी और आपका नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो खत्म होगा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ज्यादातर देखा जाता है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। चलिए आ जाते हैं, अगला और लास्ट सवाल है, स्टेटमेंट वाइज है दोनों स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो होता है ये बाहर का बहुत पारदर्शी जो आपका मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारी पलकों को और आंखों के अंदर के जो व्हाइट वाला भाग है, स्क्लेरा जिसे हम कहते हैं, उसको, वो कहलाता है कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा में ही जब सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। और ये क्यों होता है, कॉमनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। कॉमनली ये बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें आपकी आंखों से लगातार पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, सूजन हो जाता है, कभी कभी आंखों में बहुत ज्यादा कीचड़ आने लगता है, आंखें चिपक जाती हैं। इसको गांव में क्या कहते हैं, आंख आना कहते हैं, है ना, या फिर लाल आंखें कहते हैं, ऐसा कुछ। तो इसको क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवा में सूजन की वजह से होता है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली कहा जा रहा है, आमतौर पर, सिर्फ उसी की वजह से नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा एलर्जी वगैरह, धूल धुएं, इन सबसे भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है हमारे, और स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है वन को, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और इस तरीके से हमने आज के ये जो 30 क्वेश्चन है लाइट, मिरर और आई से हमने कंप्लीट किए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई होगी, चीजें रिवाइज हुई होंगी। तो जितने भी साइंटिस्ट के नाम थे आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आप एक बार और वीडियो को देखिए ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाइए, रिपीट कीजिए, ठीक है। वीडियो को आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5x या फिर 1.25x में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।